Class 10th, English, First Flight, Full Revision. Lesson 1, A Letter to God, by G.L. Fluence. कहानी एक किसान लेंचो के बारे में है, जो एक पहाड़ी पर स्थित अपने मकई के खेत के ऊपर एक अकेले घर में रहता है। अच्छी फसल की उम्मीद में लेंचो बारिश की आस लगाए रहता है। जब बारिश शुरू होती है तो लेंचो बेहद खुश हो जाता है, लेकिन उसकी खुशी निराशा में बदल जाती है जब बारिश एक विनाशकारी ओलावृष्टि में बदल जाती है, जो उसकी पूरी फसल को नष्ट कर देती है। भूखमरी के डर के बावजूद लेंचो आशावान रहता है और भगवान को एक पत्र लिखता है, जिसमें वह अपनी फसल फिर से उगाने के लिए 100 पैसों की मदद मांगता है। पोस्टमास्टर लेंचो के विश्वास से प्रभावित होकर अपने सहयोगियों से पैसे जुटाता है, लेकिन केवल 70 पैसों ही इकट्ठा कर पाता है, जिसे वह भगवान के नाम से लेंचो को भेज देता है। जब लेंचो को पैसे मिलते हैं तो उसे कोई आश्चर्य नहीं होता, लेकिन वह गुस्से में आ जाता है, ये सोचकर कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने बाकी राशि चुरा ली है। वह भगवान को एक और पत्र लिखता है, जिसमें वह पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को चोर कहता है और बाकी के पैसे सीधे भेजने की मांग करता है। लेसन 2, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बाय नेल्सन रोलीलाला मंडेला। ये पाठ नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का एक अंश है, जिसमें वह वर्षों तक चले रणभेद के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में अपने शपथ ग्रहण का वर्णन करते हैं। ये समारोह 10 मई 1994 को हुआ था और इसमें दुनिया भर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। मंडेला स्वतंत्रता के लिए लंबे संघर्ष, अपने लोगों द्वारा किए गए बलिदानों और एक कठोर, नस्लीय रूप से दमनकारी समाज से एक लोकतांत्रिक समाज की ओर परिवर्तन पर विचार करते हैं, जो सभी के लिए समानता का वादा करता है। वो डर पर विजय पाने, नफरत से खाए जाने के बावजूद प्रेम सीखने और शोषक तथा शोषित के बीच साझा मानवता के महत्व के बारे में बात करते हैं। मंडेला इस बात पर जोर देते हैं कि स्वतंत्रता अविभाज्य है और अन्याय की प्रणालियों के द्वारा शोषक और शोषित दोनों ही कैद में रहते हैं। वो ही एक ऐसे दक्षिण अफ्रीका की कल्पना के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, जहां फिर कभी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषित नहीं होगा। लेसन 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, पार्ट 1, हिज फर्स्ट फ्लाइट, बाय लियम ओफ्लाहर्टी। कहानी एक युवा सीगल के बारे में है, जो अपनी पहली उड़ान भरने से डरता है, जबकि उसके भाई बहन पहले ही उड़ चुके हैं। नीचे फैले विशाल समुद्र का डर उसे जकड़ लेता है और वह चट्टान की सुरक्षा को छोड़ने से इनकार कर देता है। उसके माता पिता उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि उसे धमकी देते हैं कि अगर वह उड़ान नहीं भरेगा तो उसे भूखा छोड़ देंगे। एक दिन अपने परिवार को उड़ते और मछलियाँ पकड़ते हुए देखने के बाद वह भूख से बेबस हो जाता है। उसकी माँ उसे चिढ़ाती है, भोजन लेकर उसके करीब उड़ती है, लेकिन पहुँच से बाहर रहती है। भूख से प्रेरित होकर सीगल भोजन के लिए झपकता है और गलती से चट्टान से नीचे गिर जाता है। शुरू में उसे बहुत डर लगता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसके पंख उसका समर्थन कर सकते हैं और वह उड़ने लगता है। जब वह हवा में ऊंचा उड़ता है तो उसका डर गायब हो जाता है और उसे उड़ने का आनंद आता है। अंततः वह समुद्र पर उतरता है, जहां उसे तैरना भी आ जाता है और उसका परिवार उसकी सफलता का जश्न मनाता है और उसे खाना खिलाता है। सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी और अपने डर पर काबू पा लिया। लेसन 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, पार्ट 2, द ब्लैक एयरप्लेन, बाय फ्रेडरिक फॉर्साइथ। ये कहानी एक पायलट के बारे में है, जो अपनी पुरानी डकोटा हवाई जहाज से रात में फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। पहले मौसम साफ था और पायलट घर पहुंचने और अपने परिवार के साथ नाश्ता करने की उम्मीद कर रहा था। हालांकि जब वह पेरिस के ऊपर उड़ान भर रहा था, उसे एक भयानक तूफान का सामना करना पड़ा और उसके पास पर्याप्त ईंधन नहीं था ताकि वह तूफान को घेर कर जा सके। जोखिम को समझते हुए भी उसने सीधे तूफान में उड़ान भरने का फैसला किया। तूफान के अंदर पहुंचते ही सब कुछ गलत होने लगा। विमान के उपकरण जैसे कि कंपास और रेडियो काम करना बंद कर देते हैं और पायलट दिशाहीन और खो जाता है। काले बादलों के बीच अचानक वह देखता है कि उसके पास एक और विमान बिना रोशनी के उड़ रहा है। उस रहस्यमयी विमान का पायलट हाथ हिलाकर उसे संकेत देता है कि वह उसका पीछा करे। मदद मिलने से खुश होकर पायलट उस विमान के पीछे उड़ान भरता है। आधे घंटे बाद जब उसके पास केवल कुछ मिनट का ईंधन बचा था, तो वह रहस्यमयी विमान उसे एक हवाई पट्टी तक पहुंचा देता है, जिससे वह सुरक्षित लैंडिंग कर लेता है। हालांकि जब पायलट उस दूसरे विमान को धन्यवाद कहने के लिए ढूंढने की कोशिश करता है, तो वह गायब हो चुका होता है। जब वह नियंत्रण टावर पर पूछताछ करता है, तो उसे बताया जाता है कि उस रात तूफान की वजह से कोई अन्य विमान उड़ान नहीं भर रहा था। ये सुनकर पायलट सोच में पड़ जाता है कि वह रहस्यमयी पायलट कौन था और किसने उसे बचाया। लेसन 4, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, बाय एनी फ्रैंक। यह अनुच्छेद एनी फ्रैंक के बारे में है, जो एक यहूदी लड़की थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों से छिपते हुए एक प्रसिद्ध डायरी लिखी। एनी का जन्म 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में हुआ था।
उनका परिवार नाजी उत्पीड़न से बचने के लिए एम्स्टर्डम चला गया, लेकिन 1942 में नाजी कब्जे के बढ़ने पर उन्हें छिपना पड़ा। 2 वर्षों तक एनी, उनका परिवार और 4 अन्य लोग उनके पिता ओटो फ्रैंक के कार्यालय की इमारत में छिपे रहे। अंततः उन्हें धोखा दिया गया, पकड़ा गया और यातना शिविरों में भेज दिया गया। एनी और उनकी बहन मार्गोट की 1945 में बर्गन बेल्सन में टाइफस से मृत्यु हो गई। ओटो फ्रैंक, जो एकमात्र जीवित बचे थे, ने युद्ध के बाद एनी की डायरी को पाया और उसे प्रकाशित करवाया। ये डायरी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित हुई, जो एक व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली किताब बनी और कई रूपांतरणों को प्रेरित किया। अपनी डायरी में एनी अपने अकेलेपन की भावनाओं पर विचार करती हैं, भले ही उनके पास परिवार और दोस्त थे, और उन्होंने अपनी डायरी को एक मित्र किटी के रूप में बदलने का निर्णय लिया। वो अपने छिपने से पहले के जीवन का जिक्र करती हैं, जिसमें फ्रैंकफर्ट में उनके शुरुआती साल, एम्स्टर्डम जाना और उनकी दादी के साथ उनका घनिष्ठ संबंध शामिल हैं। वो अपने स्कूल जीवन, अपने शिक्षकों और सहपाठियों का वर्णन करती हैं। एक शिक्षक, मिस्टर कीसिंग, बार बार एनी को कक्षा में बात करने के लिए दंडित करते थे और उन्हें निबंध लिखने के लिए कहते थे। एनी ने इन निबंधों को रचनात्मकता के अवसरों में बदल दिया, जैसे कि अपनी मित्र साने की मदद से एक निबंध को पद्य में लिखना। अंततः उन्होंने मिस्टर कीसिंग का दिल जीत लिया, जिससे उन्होंने एनी को अतिरिक्त गृह कार्य देना बंद कर दिया और यहाँ तक कि उनके साथ मजाक भी करने लगे। यह अनुच्छेद एनी की बुद्धिमत्ता, चतुराई और ये दिखाता है कि उन्होंने अपने छिपे हुए जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए लेखन का उपयोग कैसे किया। लेसन 5, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, पार्ट 1, अ बेकर फ्रॉम गोवा। यह अनुच्छेद गोवा के पारंपरिक गांव के बेकर, जिसे पादेर कहा जाता है, का वर्णन करता है, जो आज भी गोवा की समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि पुर्तगाली, जो अपनी प्रसिद्ध ब्रेड के लिए जाने जाते थे, अब नहीं रहे, लेकिन बेकर और उनकी पुरानी आजमाई हुई विधियां अभी भी मौजूद हैं। सुबह के समय बेकर के आने की घोषणा उनकी बांस की छड़ी की झनकार से होती है, जो एक परिचित और पुरानी यादों से भरी ध्वनि है। बेकर का पेशा अक्सर पीढ़ियों से चला आ रहा होता है, जिसमें बेटे अपने पिता का काम आगे बढ़ाते हैं। लेखक के बचपन में गोवा में बेकर दिन में 2 बार घरों में जाता था और ब्रेड के लोफ पहुंचाता था, जबकि बच्चे विशेष ब्रेड बंगल्स या मीठी ब्रेड का बेसब्री से इंतजार करते थे। ताजी बेक की गई ब्रेड की विशिष्ट खुशबू आज भी याद की जाती है, और ब्रेड आज भी गोवा के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर शादियों, दावतों और त्योहारों जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर। पुराने समय के बेकर एक विशिष्ट पोशाक पहनते थे जिसे कबाई कहा जाता था, जो एक लंबा फ्रॉक था या एक शर्ट और पैंट जो शॉर्ट से लंबी और पूरी लंबाई की पैंट से छोटी होती थी। बेकर के बिल मासिक रूप से चुकाए जाते थे, जिनकी जानकारी दीवारों पर पेंसिल से लिखी जाती थी। बेकिंग पुराने दिनों में एक लाभकारी व्यवसाय था, और बेकर और उनके परिवार कभी भूखे नहीं रहते थे। वे और उनके सेवक हमेशा खुश और समृद्ध दिखते थे। उनकी भरी हुई काया इस बात की खुली गवाही देती थी, यहाँ तक कि आज भी किसी व्यक्ति की भारी काया को अक्सर बेकर से तुलना की जाती है। लेसन 5, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, पार्ट 2, कुर्ग, बाय लोकेश एब्रोल। ये पाठ कुर्ग, जिसे कोडागु के नाम से भी जाना जाता है, का वर्णन करता है। कर्नाटक का ये छोटा जिला अपनी कॉफी, वर्षावनों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। मैसूर और मंगलों के बीच स्थित कुर्ग सुंदर पहाड़ियों वाली भूमि है, जहाँ गर्वित युद्धप्रिय लोग रहते हैं और यह विविध वन्यजीवों का घर है। इस क्षेत्र का 30% हिस्सा सदाबहार वर्षावनों से ढका हुआ है, और मानसून की भारी वर्षा आगंतुकों को हतोत्साहित कर सकती है, लेकिन सितंबर से मार्च तक का मौसम घूमने के लिए एकदम सही है। कॉफी के बागान और औपनिवेशिक बंगले पेड़ों की छतरियों के नीचे बसे हुए हैं। कुर्ग के लोगों को ग्रीक या अरबी मूल का माना जाता है, और उनकी विशिष्ट युद्धप्रिय परंपराएं और अनूठी पोशाकें इन सिद्धांतों का समर्थन करती हैं। उनकी पारंपरिक पोशाक कुप्पिया अरबों द्वारा पहने जाने वाले कुफियक के समान है। कुर्ग के लोग अपनी अतिथि सत्कार और वीरता के लिए जाने जाते हैं। भारतीय सेना की सबसे सजी हुई रेजिमेंट में से एक कुर्ग रेजिमेंट है, और भारतीय सेना के पहले प्रमुख जनरल करियप्पा कुर्ग से थे। कोडागु लोग भारत में एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति है। कावेरी नदी का उद्गम कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से होता है, जो महसीर जैसी बड़ी मीठे पानी की मछलियों, किंगफिशर, गिलहरियों और लंगूरों जैसे वन्यजीवों का समर्थन करती है। हाथी अपने महावतों द्वारा नदी में नहलाए जाने का आनंद लेते हैं। कुर्ग में रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसी रोमांचक गतिविधियां भी उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र के पैदल मार्ग ट्रैकिंग करने वालों के बीच लोकप्रिय हैं, जहां बहुत से वन्यजीव जैसे मकाक, मालाबार गिलहरी, लंगूर और स्लेंडर लोरिस देखे जा सकते हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ने से कुर्ग के धुंधले परिदृश्य का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। आगंतुक एक रस्सी के पुल को पार करके निसर्गधामा द्वीप तक पहुंच सकते हैं और पास के बाइलकुप्पे में भारत की सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती के बौद्ध भिक्षुओं से मिल सकते हैं।
लाल, गेरुए और पीले वस्त्रों में भिक्षु इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को एक अद्भुत तत्व प्रदान करते हैं। कूर्ग भारत की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। लेसन 5, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, पार्ट 3, टी फ्रॉम असम, बाय अरूप कुमार दत्ता। प्रांजोल, असम का एक युवा लड़का अपने सहपाठी राजवीर को अपनी गर्मियों की छुट्टी के दौरान अपने चाय बागान का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता है। जब वे ट्रेन से असम की यात्रा करते हैं तो वे चाय और उसके इतिहास पर चर्चा करते हैं। राजवीर पहली बार चाय बागान देखकर उत्साहित होता है, जबकि प्रांजोल असम के चाय बागानों से अधिक परिचित है। धेकियाबाड़ी चाय एस्टेट में पहुंचने पर राजवीर चाय की झाड़ियों के विशाल विस्तार और चाय तोड़ने की संगठित प्रक्रिया से प्रभावित होता है। प्रांजोल के पिता बताते हैं कि वे दूसरी फ्लश अवधि में हैं, जो सर्वोत्तम गुणवत्ता की चाय का उत्पादन करती है। राजवीर अपनी यात्रा के दौरान चाय उत्पादन के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक है। लेसन 6, मिचबील द ऑटर, बाय गैविन मैक्सवेल। स्कॉटिश लेखक गेविन मैक्सवेल ने अपने कुत्ते के मरने के बाद एक ऊदबिलाव मिचबील को पालने का फैसला किया। उन्होंने इराक में मिचबील को प्राप्त किया और उसे अपने कैम्सफर्ना के कॉटेज में वापस लाया। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद मिचबील जल्दी से अपने नए घर में अनुकूल हो गया, खेलने और शरारत करने लगा। उसने खिलौनों के साथ खेलना और नल खोलना जैसे करतब सीख लिए। हालांकि उसका ऊदबिलाव स्वभाव अक्सर अराजकता का कारण बनता था, क्योंकि उसे पानी बहुत पसंद था और वह विनाशकारी हो सकता था। मैक्सवेल को एयरलाइन नियमों के कारण मिचबील को इंग्लैंड वापस लाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः उन्हें सफलता मिली। लंदन में मिचबील मैक्सवेल और राहगीरों के लिए मनोरंजन और आश्चर्य का स्रोत बना रहा, जो अक्सर उसे कोई अन्य जीव समझते थे। लेसन 7, मैडम राइड्स द बस, बाय वल्ली किन्नन। वल्ली, एक 8 वर्ष की लड़की, एक गांव में रहती है और उस बस से मोहित हो जाती है जो उसकी सड़क से गुजरती है। वह बस में सवारी करने के लिए तरसती है और अंततः ऐसा करने के लिए पर्याप्त पैसा बचा लेती है। अपनी मां की अनभिज्ञता के बावजूद वल्ली बस में सवार हो जाती है और पास के शहर की यात्रा का आनंद लेती है। वह दृश्यों का अवलोकन करती है, कंडक्टर और अन्य यात्रियों के साथ बातचीत करती है और अकेले यात्रा करने का रोमांच अनुभव करती है। हालांकि उसका आनंद तब कम हो जाता है जब वह सड़क के किनारे एक मृत गाय को देखती है। घर लौटने पर वल्ली अपने अनुभव पर विचार करती है और जीवन और मृत्यु की जटिलताओं का एहसास करती है, जिन पर उसकी माँ और चाची भी चर्चा करती हैं। लेसन 8, द सर्मन एट बनारस। सिद्धार्थ गौतम नाम के एक राजकुमार थे, जिन्होंने दुनिया में दुख देखने के बाद ज्ञान की खोज की। 7 साल की यात्रा के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया, जिसमें उन्होंने दुख पर अपना ज्ञान साझा किया। किसा गौतमी, एक महिला जिसका बेटा मर गया था, अपने बेटे को ठीक करने के लिए बुद्ध से दवा मांगी। बुद्ध ने दवा प्रदान करने के बजाय उसे एक ऐसे घर से सरसों का बीज खोजने का निर्देश दिया जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। किसा गौतमी की खोज ने मृत्यु और दुख की सार्वभौमिकता का पता लगाया। बुद्ध ने सिखाया कि मृत्यु अपरिहार्य है और शोक और विलाप मृतकों को वापस नहीं ला सकते। उन्होंने मृत्यु को स्वीकार करने और जीवन की अनश्वरता के प्रति समर्पण के माध्यम से शांति खोजने के महत्व पर जोर दिया। लेसन 9, द प्रपोजल, बाय एंटन चेखोव। नाटक 2 पड़ोसियों लोमोव और चुबुकोव के इर्द गिर्द घूमता है, जो एक छोटे से गांव में रहते हैं। लोमोव चुबुकोव के घर उसकी बेटी नतालिया से शादी का प्रस्ताव देने के इरादे से जाता है। हालांकि बातचीत जल्दी ही भूमि स्वामित्व, कुत्ते की नस्लों और व्यक्तिगत अपमान के बारे में बहस में बदल जाती है। दोनों परिवार क्रोधित हो जाते हैं और एक दूसरे पर विभिन्न गलत कामों का आरोप लगाते हैं। तनावपूर्ण विनिमय के बावजूद लोमोव और नतालिया अंततः एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं का एहसास करते हैं और शादी करने के लिए सहमत हो जाते हैं। प्रारंभिक संघर्ष और गलतफहमियों के बावजूद नाटक एक सुखद अंत के साथ समाप्त होता है।